दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि न्यू मॉडल पेपर पर आधारित है। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति इंटरनेट पर जारी माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए न्यू पैटर्न मॉडल पेपर क्लास 10th के लिए है। जैसा कि आप सभी कुछ ही दिन पहले बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया था न्यू मॉडल पेपर, वही हम लोग लेके आए हैं जो कि मार्केट में मिला है। उसी से हम लोग आज करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन को, क्योंकि आपको मैं बता दूं मॉडल पेपर से जब जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो 50% गारंटी रहता है कि क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही आता है। तो आप सभी क्लास रेगुलर कीजिए और हम इसी प्रकार से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक प्यारा सा लाइक कमेंट कीजिए, वही काफ़ी है मेरे लिए बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हम इसको ऊपर करेंगे। देखिए जैसा कि आप सभी देख सकते हो 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक प्रश्न दिया गया है। इसी प्रकार से हर एक मार्कशीट में दिया रहता है। देखिए क्वेश्चन पहला देखिए, बहुत भिविया है सवाल। सवाल क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वोमेन किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में है ललिन विलोचन शर्मा, बी में है मैक्स मुरर, सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में है भीमराव अंबेडकर। तो आप सभी इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर का ही यह पंक्ति है। जो डी ऑप्शन बताए हैं उन सभी का सही हुआ। तो हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है 2 नंबर, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? तो ऑप्शन ए में काला, बी में है सब नीला, सी में है सफ़ेद, डी में है लाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए, यानी कि काला था। तो ए जो ऑप्शन बताए हैं उन सभी का राइट हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो इसका जो ऑप्शन पहले देखिए, ऑप्शन ए में है जापान, बी में है भारत, सी में है यूनान, डी में है चीन। तो 3 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि भारत ही है। तो जो भी ऑप्शन बताए हों उन सभी का राइट आंसर हुआ। तो अब हम लोग 4 नंबर सवाल को करेंगे। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना दिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के लिए मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस पाठ से संकलित है? आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है हमारा पंक्ति। आपको यही बताना है कि यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ की है। तो देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया है ए में है परंपरा का मूल्यांकन, बी में है अविनयो और सी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी में है शिक्षा और संस्कृति। तो इसका जो 4 का राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यही पाठ शीर्षक से लिया गया है, पाठ के शीर्षक से। तो जो सी आंसर बताए हैं उनका राइट हुआ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर सवाल को। सवाल देखिए, हम थोड़ा जूमिंग कर देते हैं। देखिए सवाल हमारा है मैनरिफ किसकी रचना है? मैनरिफ किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में है अमरकांत, बी में है रामविलास शर्मा, सी में है अशोक वाजपेयी, डी में है गुणाकार मूले। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5 का, वह होगा ए, यानी कि अमरकांत। इसमें मुझे डाउट है क्योंकि इसका राइट आंसर मुझे नहीं सही से पता है। आप सभी 5 का राइट आंसर बता दीजिएगा क्या होगा 5 का। आप सभी राइट आंसर कमेंट में बताना। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है अमरकांत, लेकिन आप सभी जरूर बताइएगा क्या आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में हैं? तो ऑप्शन ए में है नंदीगिरी नंदी नागरी, बी में है ब्राह्मणी लिपि, सी में है
करो षष्ठी लिपि और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं छठा का जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं लिया गया है, यानी कि देवगिरी जो है वह इनमें से किसी प्रकार के कोष्ठक में नहीं दिया गया, यानी लिपि में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी सही होगा। तो सातवां सवाल है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है निबंध लेखन, बी में है कथा लेखन, सी में है नाट्य लेखन, डी में है इतिहास लेखन। तो इसका जो सात का राइट आंसर हमारा होगा वह होगा बी, यानी कि कथा लेखन ही अमरकांत को साहित्य में अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल को। सवाल थोड़ा इस प्रकार से हमारा है, सवाल है 8 नंबर, ध्यान से देखिए। बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर कैसा लड़का था? ऑप्शन ए में है बदमाश, बी में है शरारती, सी में है हंसमुख और मेहनती, डी में है कमजोर कामचोर। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं, 8 का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि हंसमुख और मेहनती था बहादुर। तो इसका जो आप जो बताए होंगे सी उनका राइट आंसर हुआ। तो चलिए हम देख लेते हैं अब नंबर सवाल को। नंबर सवाल हमारा है, सवाल क्या है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो देखिए बता दूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पंक्ति है और ये आपको पूछ रहा है यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं और आप सभी राइट आंसर बताइएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है हमारा श्रम और जातिवाद, बी में है विश्व के दांत, सी में है मछली, डी में है परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका हम बता देते हैं 9 का राइट आंसर होगा जो हमारा डी होगा, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन ही यह पंक्ति जो है वह पाठ से, परंपरा की मूल्यांकन पाठ से लिया गया है। तो जो डी आंसर बताए हैं उनका राइट आंसर हुआ। तो अब हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है, कौन आमलेट है ना, आमलेट, कौन आमलेट नहीं खाता था? पहले के जमाना में पूछा गया है कौन आमलेट नहीं खाता था। तो ऑप्शन ए में चाचा जी, बी में है पंडित बिरजू महाराज, सी में है बाबूजी और डी में है शंभू महाराज। तो इसका राइट आंसर 10 का हमारा हो जाएगा बी, यानी कि पंडित बिरजू महाराज जो थे वो आमलेट को नहीं खाते थे। तो जो बी आंसर बताए हैं उनका राइट आंसर हुआ। आप देखिए 11 नंबर सवाल, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में है गिरिजानंद वाजपेयी, बी में है जगदानंद वाजपेयी, सी में है परमानंद वाजपेयी, सी में है उच्चयुतानंद वाजपेयी। तो इसका जो हमारा 11 का राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि परमानंद वाजपेयी जो थे वो थे अशोक वाजपेयी के पिता। तो जो सी आंसर बताए हैं उनका राइट आंसर हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल को। सवाल देखिए 12 नंबर हमारा दिया गया है, विलन नौवा क्या है? विलन्नुआ क्या है? तो ऑप्शन ए में है फ्रांस और फ्रांस का शहर, बी में है फ्रांस का मंदिर, सी में है फ्रांस का मस्जिद और डी में है फ्रांस का एक छोटा सा गांव। तो इसका जो 12 का राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी, यानी कि फ्रांस का एक छोटा सा गांव है विलन्नुआ। तो जो डी आंसर बताए हो उनका राइट आंसर हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर सवाल को। क्या आप सभी को वीडियो सही से दिख रहा है? बताइएगा, जूमिंग हम थोड़ा कर देते हैं और आप सभी जरूर बताइए। तो देखिए 13 नंबर सवाल में है क्या दिया गया है। सवाल है, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुए? तो ऑप्शन ए में माँ, बी में है दादी, सी में है नानी और डी में है चाची। तो इसका 13 का राइट आंसर हमारा होगा बी, यानी कि दादी जो थी वह लेखक को गीले कपड़े में देखकर बहुत नाराज हुई थी। तो आप देखिए 14 नंबर सवाल है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1975 ईस्वी में, बी में है 1976 ईस्वी में, सी में है 1977 में और डी में है 1978 में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा 14 का हो जाएगा वह होगा सी, यानी कि यतेंद्र मिश्र का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1977 ईस्वी में। जो सी ऑप्शन बताए हैं उनका राइट आंसर हुआ। तो अब हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर सवाल को। देखिए सवाल हमारा है 15, जीवन के आरंभिक दिनों में
बिस्मिल्लाह खानम है को संगीत के प्रति आसक्ति यानी कि आकर्षित कैसे हुई। देखिए, एक जीवन के आरंभिक में बिस्मिल्लाह खान जो थे ना, वो संगीत के प्रति कब आकर्षित हुए थे, वही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है गिरिजा देवी के संगीत से, बी में है शोभा गुल्टू के संगीत से, सी में है जागीर हुसैन के संगीत से, और डी में है रसूल नवाई और बतुई नवाई के संगीत से। तो मैं बता दूं आप लोगों को, 15 का जो राइट आंसर बना होगा वो होगा डी, यानी कि रसूल नवाई और क्या है बतुई नवाई के संगीत से ही ये जो थे बसिल्ला खान वो आकर्षित हुए थे संगीत की ओर। तो चलिए हम लोग देखते हैं 16 नंबर सवाल को। सवाल देखिए हमारा आ गया इस प्रकार से। देखिए आप सभी जैसा कि देख पा रहे होंगे, यह सवाल सभी मॉडल पेपर न्यू मॉडल पेपर से लिया गया है। सवाल देखिए क्या है। सवाल 16 है, काशी किसकी पाठशाला है। तो ऑप्शन ए में विदा की, बी में है संस्कृति की, सी में है नाच की, और डी में है गाने की। तो अब मैं आपको बता दूं 16 का जो राइट आंसर होगा हमारा होगा बी, यानी कि संस्कृति की ही जो पाठशाला है वह काशी है। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल को। सवाल है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में 1870 में, बी में है 1871 में, सी में है 1869 में, और 69 में, और डी में है 1872 में। तो आपको मैं बता दूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1869 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर सी होगा। तो चलिए हम आप लोग देखते हैं कितना नंबर होगा ना 18 नंबर सवाल को। सवाल देखिए, सवाल है 18 नंबर। सवाल है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा। गांधी जी को फर्स्ट में महात्मा गांधी किसने कहा था। तो ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद ने, सी बी में है राजा राम मोहन ने, और सी में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और डी में है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो मैं आपको बता दूं महात्मा गांधी को जो महात्मा सबसे पहले कहे थे वो कहे थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही, तभी से अब तक हम महात्मा जी को महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर सवाल को। सवाल देखिए हमारा है 19 नंबर, किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहाड़ प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो ऑप्शन ए में है पीट ब्रूक का, सी में है शार्लेट वॉरेंट ब्रांते का, और सी में है जेन ऑस्टिन का, और डी में है अल्बर्ट कैमस का। तो मैं आपको बता दूं 19 का जो राइट आंसर होगा वह ए होगा, यानी कि पित्तल बुक का ही जो है वह महाभारत को पहले प्रस्तुत किया गया था। पित्तल बुक आपको याद रखना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर सवाल को। देखिए सवाल हमारा है 20 नंबर, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते हैं। बिरजू महाराज आप सभी कविता पढ़े होंगे, हिंदी में है बिरजू महाराज एग्जामिनर यानी कि एग्जाम जिस बार आप दे रहे हो, एग्जामिनर कहते हैं ना एग्जाम को, एग्जामिनर और जज किसे सबसे बड़ा मानते थे। तो ऑप्शन ए में है अपनी दादी माँ को, बी में है अपनी अम्मा को, और सी में है अपनी चाची को, और डी में है अपनी नानी को। तो मैं बता दूं 20 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वह होगा बी, यानी कि अपनी अम्मा को ही वह सबसे बड़ा एग्जामिनर और जज मानती थी। अब देखिए एक क्वेश्चन है 20 नंबर में, दा का उच्चारण स्थान क्या है। दा का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए में है मुर्दा, बी में है ओठ, सी में है दंत, और डी में है कांत। तो दो मतलब आप सभी पहले ही समझ गए होंगे, दो मतलब दंत। आप सभी दो बोलोगे तो आपको दांत में थोड़ा असर पड़ेगा, तो उसी प्रकार से दांत का ही या दो उच्चारण असर है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है निच्छल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन ए में है निह प्लस अच्छल, और सी में है निस प्लस छल, और सी में है निच्छ प्लस लॉ, और डी में है निह प्लस छल। तो मैं बता दूं 22 का जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, यानी कि निह प्लस छल ही निच्छल शब्द का संधि विच्छेद होगा। आपको बता दूं संधि विच्छेद जो है ना बहुत पूछता है, और इसी यही कहीं ना पूछ दे आपको, तो इसे आपको ये याद रखना है। तो अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर सवाल को। सवाल है
निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो ऑप्शन ए में स्मरण, बी में मैथिली, सी में है अनधिकार और डी में है वाहिनी। तो वाहिनी, तो आपको बता दूं तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा बी, यानी कि मैथिली जो है ना वह शुद्ध शब्द है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर सवाल को। मई शब्द कौन संज्ञा है? मई शब्द कौन संज्ञा है? तो ऑप्शन ए में जातिवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में है भाववाचक और डी में है समूहवाचक। तो 24 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह बी होगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ही मई शब्द का संज्ञा होगा। आपको याद रखना है, आपको पूछे मई शब्द कौन सी संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है 25, अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध शब्द कौन लिंग है? तो ऑप्शन ए में है स्त्रीलिंग, बी में है पुल्लिंग, सी में है उभयलिंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं 25 का राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा बी, यानी कि पुल्लिंग शब्द ही अपराध है। तो आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जाइए, हम देख रहे हैं, आप सभी बताते जाइए। देखिए 24 नंबर सवाल है, कपूर शब्द है, कपूर शब्द है। ऑप्शन ए में है तत्व, बी में है देशज, सी में है तत्सम और डी में है विदेशज। तो आपको मैं बता दूं तो इसका 24 का राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा तत्सम, यानी कि सी। तो अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर सवाल को। सवाल है श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए में है श्यामी, बी में है श्यामिनी और डी में है, सी में है श्यामिलिनी और डी में है श्यामा। तो 27 का हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि श्यामा। हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हमको कम से कम 60 ऑब्जेक्टिव करना है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम बहुत नज़दीक है, हम मॉडल पेपर को तभी खत्म कर पाएंगे। तो देखिए सवाल है, सवाल हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। दाल पर चिड़ियाँ आगाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में है अधिकार, अधिकरण, बी में है संबंध, सी में अपादान और डी में है संप्रदान। तो आपको मैं बता दूं 28 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि अधिकरण होगा। तो अब हम लोग करेंगे 29 सवाल को। देखिए सवाल है, यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है? यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण? तो ऑप्शन ए में है गुणवाचक, बी में है सर्वनामिक और सी में है संज्ञावाचक और डी में है परिणाम बोधक। तो इसका जो राइट आंसर हमारा 29 का हो जाएगा वह होगा बी, यानी कि सार्वनामिक ही कलम का उदाहरण है। तो अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर सवाल को। सवाल देखिए हमारा है, मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में वर्तमान काल, बी में है भूतकाल, सी में है भविष्य काल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं मैंने खाना खा लिया, यानी कि आपने बहुत पहले खाना खा लिया, तो यह भूतकाल का उदाहरण होगा। जैसे कि अभी जो आप कर रहे हो वह होता है वर्तमान काल, आपने जो काम पहले कर लिया उसे कहते हैं भूतकाल। तो अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए में तत्सम, बी में है देश, बी में है हमारा क्या है, बी में देखिए बी में है तद्भव, सी में है देशज और डी में है विदेशज। तो आपको मैं बता दूं 31 का राइट आंसर हमारा होगा ए, यानी कि तत्सम शब्द ही हमारा पुष्प शब्द कहलाता है। तो अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर सवाल को। सवाल हमारा देखिए किस प्रकार से दिया गया है। सवाल देखिए है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं कहलाते हैं क्या? तो ऑप्शन ए में है रूट, बी में है यौगिक, सी में है योगरूट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा सी, यानी कि योगरूट ही होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है, पराजय शब्द में उपसर्ग है, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो ऑप्शन ए में प, बी में है पर, सी में है प्राज, डी में है प्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 33 का वह होगा डी, यानी कि पराजय शब्द में जो उपसर्ग होगा वह होगा परा। तो अब हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर सवाल को। सवाल है, त्यागी शब्द में प्रत्यय है, त्यागी शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन ए में ई, बी में है आई और सी में है गी, डी में है ग्वालसीकर, यानी कि गी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 34 का वह होगा ए, यानी कि
त्यागी शब्द में जो प्रत्यय होगा वह होगा ई। तो अब हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर सवाल को। 35 नंबर सवाल है चाचा शब्द में विशेषण है। चाचा शब्द में विशेषण क्या होगा? ए में दिया है ऑप्शन चाचा, बी में है चचेरा, सी में है चाचे और डी में है चाचू। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 35 का वह होगा यानी कि बी, वह बी होगा यानी कि चचेरा। चाचा शब्द में जो विशेषण हमारा होता है वह चचेरा होता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन बताए हैं उनका राइट आंसर हुआ। तो देखिए 36 नंबर सवाल है। आप सभी कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन है शूल पानी शब्द में कौन समास है? शूल पानी शब्द कौन समास है? तो ऑप्शन नंबर ए में है विभाव, बी में है द्विगु, सी में है बहुव्रीहि और डी में है द्विंदु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी फास्ट में कमेंट कीजिए। हाँ, आप सभी सही बता रहे हो। इसका राइट आंसर सी ही होगा। तो आप सभी बहुत अच्छे बता रहे हो, बहुव्रीहि। तो अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर सवाल को। सवाल हमारा दिया गया है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो ऑप्शन ए में है राम पुस्तक खरीदा, बी में है राम पुस्तक खरीदा, उसके बाद है राम ने पुस्तक खरीदी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं आप लोगों को। इसका राइट आंसर 27 होगा यानी कि शुद्ध वाक्य जो है वह है राम ने पुस्तक खरीदा। राम पुस्तक खरीदा यह गलत शब्द होगा और ये भी गलत होगा यानी कि राइट आंसर हमारा होगा ए। तो जो ए बताए हैं उनका राइट आंसर हुआ। अब देखिए सवाल है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक का संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए में पत्थर, बी में है सी में है गांव, बी में है दूध और डी में है शहर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वह होगा हमारा 38 का वी यानी कि दूध ही जो शब्द है वह द्रव्यवाचक संज्ञा का है। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब समझ लो जिस चीज़ को हम नाप या तौल सकते हैं उसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि दूध को हम नाप तौल सकते हैं, पत्थर को नहीं तौल सकते। चलिए पता आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से समझिए और आंसर बताइए। देखिए उसने क्वेश्चन है उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में सरल वाक्य, बी में संयुक्त वाक्य, सी में है मिश्र वाक्य और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं 39 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह होगा सी यानी कि मिश्र वाक्य होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है सजीव शब्द का विलोम क्या होगा? तो ए में है निर्गुण, बी में है निर्जीव, सी में है निष्काम और डी में है निराकार। तो इसका जो 40 का राइट आंसर होगा वह होगा बी यानी कि निर्जीव। तो अब हम लोग देखेंगे 41 नंबर सवाल को। सवाल है जप्पू जी किसकी रचना है? जप्पू जी किसकी रचना? ए में है रसखान की, बी में घनानंद की, सी में गुरु नानक की, डी में प्रेमघन की। तो 41 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा सी यानी कि गुरु नानक की ही जप्पू जी रचना है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे सवाल को। सवाल हमारा है 42 नंबर सवाल क्या है जता मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोली तन नगन नगन भया किस कविता की पंक्ति है? तो ऑप्शन ए में है प्रेम ऐनी श्री राधिका, बी में है करील के कुंजन ऊपर वाड़ो, सी में है राम बिना बिलथु जगी जन्मा, सी में है स्वदेशी। तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं 42 का राइट आंसर होगा हमारा सी यानी कि राम बिनु बिलते जगी जन्मा ही इस पंक्ति का उदाहरण होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर होगा भाई आप सभी बताओ जल्दी। हाँ हमारा होगा 43 नंबर सवाल। सवाल देखिए है रसखान चरित्र प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो ऑप्शन ए में धार्मिक, बी में है कारुणिक, सी में है भक्ति भरक और डी में है प्रेम निरूपण संबंधी। तो मैं आपको बता दूं 43 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा डी यानी कि यह जो पंक्ति है ना रसखान की प्रेम वाटिका जो कविता है वह प्रेम से ही संबंधित है यानी कि राधा कृष्ण के बारे में। तो अब देखिए 44 नंबर सवाल है इनमें से किन का सेवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में घनानंद का, बी में प्रेमगन का, सी में गुरु नानक का, डी में इनमें से किसी का नहीं। तो मैं बता दूं 44 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह ए होगा यानी कि घनानंद का। ये जो है ना सेवैया वह उन्हीं का प्रसिद्ध कविता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है किस प्रकार से दिया गया है? सवाल है रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में घनानंद, बी में है बडली नारायण चौधरी प्रेमगन, सी में है सुमित्रानंदन पंथ, डी में है जीवनानंद दास। तो आपको मैं बता दूं 45 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह सी होगा यानी कि सुमित्रानंद पंथ। तो मुझे डाउट है इसमें शायद यह आंसर होना चाहिए था घनानंद। आप सभी कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा या ए होगा। कमेंट में सही
आप सभी आंसर बता दीजिएगा। तो हम देख लेते हैं अब तब तक 46 नंबर सवाल को। सवाल क्या है, वाणी किनकी रचना है? वाणी किनकी रचना है? तो ए में है कुंवर नारायण की, बी में है अनामिका की, सी में है सुमित्रा नंदन पंत की और डी में है रामधारी सिंह दिनकर की। तो मैं आपको बता दूं 46 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह होगा सी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की वाणी उन्हीं की रचना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 47 नंबर सवाल को। सवाल देखिए हमारा सभी मॉडल पेपर से लिया गया है, बहुत भी है। और आप लोगों को पहले एक बात बता दूं, आप लोगों को यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ ना, हाँ पीडीएफ होता है, पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और इसका पीडीएफ ले लेना है, या उससे भी नहीं बने तो सिर्फ आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है, जिससे मैं आपको इसका पीडीएफ दे सकूं। तो आप सभी इस नंबर पे बस इस प्रकार से जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप सभी लिख कर मैसेज करना है नंबर पे और मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी इसका पीडीएफ ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए 47 नंबर सवाल को देख लेते हैं। सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 12 नवंबर 1907 में, और बी में है 18 अक्टूबर 1906 में, और सी में है 14 जुलाई 1905 में, और डी में है 23 दिसंबर 1908 में। तो मैं बता दूं आपको, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था 23 दिसंबर 1908 को, यानी कि राइट आंसर हमारा डी होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं 48 नंबर सवाल को। 48 है, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किन की रचना है? तो ऑप्शन ए में कुंवर नारायण की, बी में है बीरेन्द्र डंगवार की, सी में है घनानंद दास की, जीवनानंद दास की, और डी में है शाह ही वात्स्यायन अज्ञ की। तो इसका 48 का जो राइट आंसर बना होगा वह होगा ए, यानी कि कुंवर नारायण की। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर सवाल को। सवाल 49 ना होगा, हाँ 49 सवाल है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो ऑप्शन ए में है आंगन में, बी में है घर के दरवाजे पर, सी में है खेत में, और डी में है बांध पर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा ना 49 का, वह हमारा बी होगा, यानी कि घर के दरवाजे पर ही बूढ़े चौकीदार वृक्ष मिलता था पहले। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इसको जूमिंग करेंगे, इधर इधर बढ़ा लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन सही से दिखे। चलिए अब दिख रहा होगा। सवाल है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन्द्र डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो ऑप्शन ए में है बीजाक्षर, और बी में है वनलता सेन, और डी सी में है पहल पुस्तिका, सी में है झला पालक। तो मैं बता दूं 50 का जो राइट आंसर होगा ना वह हमारा हो जाएगा सी, यानी कि पहल पुस्तक के रूप में ही बीरेन्द्र डंगवाल ने उनके कविता को व्यक्त किया है। तो चलिए अब हम लोग 51 का राइट आंसर देखेंगे। 51 जो है ना, देखिए 51 क्वेश्चन क्या है, रेलन माल्या लिक्के की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, थोड़ा इसको हम डाउन करेंगे, दिख नहीं रहा है। ऑप्शन ए में है जीनिया, बी में है किम, सी में मार्टिन, और डी में है सोफिया। तो इसका जो राइट आंसर हमारा 51 का होगा वह होगा डी, यानी कि सोफिया। तो अब हम लोग देखते हैं 52 नंबर सवाल, किन की आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनाशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो ऑप्शन ए में है सुमित्रानंद पंत, बी में है रसखान, सी में गुरु नानक, डी में है घनानंद। तो मैं बता दूं 52 का जो राइट आंसर होगा ना वो हमारा ए होगा, यानी कि सुमित्रानंद पंत। तो जो ए ऑप्शन बताए हैं उनका राइट आंसर हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं 53 नंबर सवाल को। 53 नंबर सवाल है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो ऑप्शन ए में बेरोजगारी, बी में है भारतीयता, सी में है अंग्रेजी भाषा, और डी में है उर्दू भाषा। तो 53 का राइट आंसर हमारा होगा बी, यानी कि भारतीयता। बीरेन्द्र डंगवाल प्रेमघन के अनुसार अब भारत में नहीं, पहले नहीं दिखता था, यानी कि अभी भी नहीं दिखता है। तो चलिए हम अब लोग देख लेते हैं 54 नंबर सवाल को। सवाल हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। सवाल है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो ऑप्शन ए में कर्म, बी में है रिश्ते नाते, सी में है जन्म और जीवन, और डी में है परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में फास्ट बताइए। इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, यानी कि जन्म और जीवन ही जो है ना वह क्या है, राम कीर्तन के बिना व्यर्थ है। ये किनके अनुसार, कवि गुरु नानक के अनुसार होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर सवाल होगा। सवाल हमारा थोड़ा ऊपर आ गया है, हाँ चलिए अब आया सवाल आया ना, ध्यान से देखिएगा। सवाल है,
कितना नंबर है? 55 नंबर है। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में है सच्चिदानंद, हीलानंद, वात्स्यायन अज्ञे, और बी में है सुमित्रा नंदन पंत, डी में रामधारी सिद्दिनकर और डी में है बीरेन डंगबार। तो 55 का राइट आंसर हमारा होगा ए, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की ही रचना जो है ना वह उत्तर प्रियदर्शी नाटक है। तो आप देखते हैं हम लोग 56 नंबर सवाल को। सवाल हमारा देखिए किस प्रकार से दिया गया है। सवाल है जनता की लोकेला समय में ताव कहाँ कहाँ, वह जिधर जाति काल उधर ही मूलता है, प्रस्तुत पंक्ति कविता किसका है? तो ऑप्शन ए में स्वदेशी, बी में है जनता का जन्म, सी में है भारत माता और डी में है हिरोशिमा। तो बता दूं आप लोगों को मैं 56 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि जनता का जन्म ही यह पंक्ति का प्रस्तुत है। इसका राइट आंसर होगा बी। तो अब हम लोग देखते हैं 57 नंबर सवाल को। सवाल है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1926 में, बी में है 1925 में, सी में है 1927 में और डी में है 1928 में। तो आप लोगों को मैं बता दूं 57 का राइट आंसर हमारा होगा 1927 में ही कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। तो अब हम लोग देख लेते हैं 58 नंबर सवाल को। इस वीडियो में हम लोग 60 को क्वेश्चन करेंगे और 60 यानी कि नजदीक आ गया है, 3 क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन देखिए 58 है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो ऑप्शन ए में चिड़िया का, बी में है पौधा का, सी में मधुमक्खी का, डी में है मक्खी का। तो 58 का राइट आंसर हमारा होगा डी, यानी कि मक्खी का। जो ऑप्शन डी बताए हैं उनका राइट आंसर हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं 59 नंबर सवाल को। सवाल है सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है? तो ऑप्शन ए में लोकायतन, बी में है पल्लव, सी में है उच्छ्वास और डी में है वीणा, यानी कि वीणा। तो 59 का राइट आंसर हमारा होगा ए, यानी कि लोकायतन ही सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम काव्य है। तो अब हम लोग आज का लास्ट सवाल देखेंगे। लास्ट सवाल हमारा 60 है। आज हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाफ बनाकर सोखा गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो ऑप्शन ए में हमारी नींद, बी में हिरोशिमा, सी में है अक्षर ज्ञान और डी में भारत माता। तो आपको बता दूं 60 का राइट आंसर हमारा ए होगा, बी होगा, यानी कि हिरोशिमा से ही यह पंक्ति लिया गया है। तो जो राइट आंसर बी बताए उनका सही हुआ। तो आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट अपना एक प्यारा सा कीजिए और नए वीडियो पे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी प्रकार से हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, आप सभी रेगुलर जुड़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप